नमस्कार। ई लेक्चर की सीरीज़ में आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति का अध्ययन दो भागों में किया जा सकता है। एक तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से पूर्व की स्थिति और दूसरा 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद की स्थिति। पहले हम 42वें संविधान संशोधन के पूर्व की स्थिति को देखते हैं। तो अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। देश के सर्वोच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। विधायिका का एक आवश्यक अंग है। दोष सिद्ध व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, आपात उद्घोषणा कर सकता है। अब अगर 42वें संविधान संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 74 और 75 पर दृष्टिपात करें तो अनुच्छेद 74(1) कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कृत्यों का संपादन करने के लिए और सलाह और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। इसी प्रकार अनुच्छेद 74(2) कहता है कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है और अगर दी है तो क्या दी है, इसकी जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 75(1) कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 75(2) के अनुसार मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। उपरोक्त उपबंधों का अगर हम शाब्दिक और संकीर्ण निर्वचन करें तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है और अगर वह चाहे तो तानाशाह बन सकता है। अनुच्छेद 53 में यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की मंत्रणा और सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार अपनी शक्तियों का मंत्रिपरिषद की राय के बिना स्वयं भी प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 74(2) में यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति ऐसी मंत्रणा के बगैर कार्य करता है तो उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती, न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। एलन ग्लैडहिल, जो कि एक विख्यात संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी कहा है कि भारत के संविधान में कुछ उपबंध ऐसे हैं जो राष्ट्रपति को तानाशाह बना सकते हैं। वह आपात उद्घोषणा कर सकता है। आपात उद्घोषणा कर संसद को भंग करके सारी कार्यपालिका शक्ति
अपने हाथों में ले सकता है। अध्यादेशों द्वारा स्वयं विधि का निर्माण कर सकता है और प्रशासन का संचालन कर सकता है। मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होने के कारण अपने विरुद्ध उठी आवाज़ों को दबा सकता है। इस प्रकार संविधान के उपबंधों का उल्लंघन किए बगैर ही एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति तानाशाह और वास्तविक शासक बन सकता है। लेकिन संविधान निर्माताओं की मूल भावना को देखें तो यह मत उचित प्रतीत नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर, जो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनके अनुसार भारत में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैंड में सम्राट का है। वह राष्ट्र का प्रधान होता है, वास्तविक शासक नहीं। सामान्यतः वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। वह इस सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता और न ही इस सलाह की अवहेलना कर सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भी राष्ट्रपति द्वारा इंग्लैंड में स्थापित परिपाटियों की पालना की अपेक्षा की जाती है। हमने इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनी होती है। इंग्लैंड में यह एक सुस्थापित रूढ़ि है कि सम्राट मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करने के लिए बाध्य है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन में प्रचलित संवैधानिक परिपाटियों पर अधिक बल दिया था और इसी प्रकार उन्होंने संविधान में यह स्पष्ट नहीं किया था उन्होंने यह आशा की थी कि ब्रिटेन की संवैधानिक परिपाटियां या जो रूढ़ियां हैं उनका पालन भारत में भी किया जाएगा। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि भारत का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान अलिखित। संविधान में स्पष्ट शब्दावली के अभाव में भारत में इस प्रश्न पर 2-3 बार विवादास्पद प्रश्न उठे हैं, परंतु संयोगवश उन पर अधिक जोर नहीं दिया गया और समस्या टल गई। परंतु ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान निर्माता इस समस्या के प्रति बिल्कुल ही उदासीन थे। संविधान में ब्रिटिश रूढ़ियों के साथ साथ कुछ ऐसे उपबंध शामिल किए गए हैं जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह की उपेक्षा नहीं कर सकता है। जैसे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यदि राष्ट्रपति ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है या परामर्श की उपेक्षा करता है जिसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त है, तो वह त्यागपत्र दे देगी और ऐसी स्थिति में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। संविधान के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का होना आवश्यक है। यह एक बाध्यता है और यदि राष्ट्रपति द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री लोकसभा में पुनः बहुमत प्राप्त कर लेता है तो राष्ट्रपति के साथ काम करना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के लिए
असंभव हो जाएगा। फिर एक उपबंध हम देखें तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल को यदि राष्ट्रपति द्वारा अपदस्थ कर दिया जाता है तो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाकर उससे स्वयं ही हटा सकती है। संसद की यह शक्ति राष्ट्रपति को अधिनायक बनने से रोकती है। इसी प्रकार विधि बनाने, कर लगाने और राज्य की संचित निधि से रुपया आदि खर्च करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। संसदीय समर्थन वस्तुतः मंत्रिपरिषद का समर्थन ही होता है। संसदीय समर्थन के बिना राष्ट्रपति कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। अध्यादेश को भी एक निश्चित समय में संसदीय समर्थन की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपात उद्घोषणा भी संसद के दोनों सदनों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। 1950 से लेकर आज तक संविधान के संचालन पर अगर हम दृष्टिपात करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या संवैधानिक प्रधान है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। न्यायालयों ने भी अपने निर्णयों में सदैव यही अभिनिर्धारित किया है कि हमारे संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जहां सम्राट नाम मात्र का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। इसके पीछे मूल सिद्धांत यह है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। यहाँ हम देखें तो UN राव बनाम इंदिरा गांधी के वाद में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि लोकसभा के विघटन से ही मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती है और यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है तो वह अनुच्छेद 53(1) के विपरीत होगा और असंवैधानिक होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद प्रत्येक दशा में बनी रहती है और राष्ट्रपति को सलाह देती रहती है। एक और वाद शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान में जहां भी राष्ट्रपति का विवेक या राज्यपाल का विवेक शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वहां उसका अभिप्राय उनके व्यक्तिगत समाधान से न होकर मंत्रिपरिषद के समाधान से है, जिसकी सलाह व सहायता से राष्ट्रपति व राज्यपाल अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात की स्थिति को देखें तो सारी स्थिति साफ हो जाती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में एक पदावली समाविष्ट की गई है। राष्ट्रपति ऐसी मंत्रणा के अनुसार कार्य करेगा। इस पदावली से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और इसके द्वारा सभी विवादों को समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 74 में एक परंतुक प्रोविजो जोड़ा गया है, जो राष्ट्रपति को इस बात का सीमित अधिकार प्रदान करता है कि वह मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सलाह को सामान्य तौर से माने या अन्यथा उसे मंत्रिमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। किंतु यदि ऐसे पुनर्विचार के पश्चात
मंत्रिमंडल को सलाह देती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। इस प्रकार अब ये स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति औपचारिक या संवैधानिक प्रधान है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। थैंक यू।